जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 38 अध्याय देख चुके हैं। आज 39वें अध्याय में देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। वो अध्यक्ष बने थे तो लेकिन निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 में बने थे। और किस कांग्रेस अधिवेशन में बने थे? तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र क्यों दिया था? तो कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ली जाए। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 3 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में स्थित है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 6 है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 में। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। प्रश्न संख्या 10 है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद हुए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी इसे अस्वीकार कर सुभाष
से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ली जाए। अगला अध्याय देख लेते हैं, देसी रियासतें। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया। तो बटलर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रियासत समिति के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। तो भारतीय रियासत समिति किस लिए आया था? तो ये भारतीय रियासत समिति भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था इसको, और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु इसमें सिफारिश करना था, इसलिए आया था। भारतीय नरेशों ने एक प्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिटिश राज्य के रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का संघ था, जिसे भारत प्रजामंडल या लोक परिषद के नाम से जाना जाता था, का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ के अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के निजाम मीर उस्मान अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 1 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, इसलिए वह स्वतंत्र है, लेकिन उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है।
अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था तो 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिटिश राज के रियासतों के राजनीतिक आंदोलनों का संघ था, जिसे भारत प्रजामंडल या लोक परिषद के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो 1947 में हुआ था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामलों और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उसके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यों का विलीनीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे थे? तो सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 6 है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना? तो अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबीलाई आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद था। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के निजाम मीर उस्मान अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था तो प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, रियासतों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था।